आपात प्रबंध और प्राथमिक चिकित्सा की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। यह वीडियो पीड़ित को बिजली के कारण से होने वाली दुर्घटना या अन्य कोई और दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा किस प्रकार की जाती है का विवरण है। मेरा नाम जेके शर्मा है और मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी की दिल की धड़कन रुक गई हो और सांस लेना भी बंद हो गया हो तो ऐसे में क्या करें। जैसा कि आपने देखा होगा कि सीपीआर पद्धति से ऐसे व्यक्ति को बचाया जाता है। हमें घबराए बगैर पहले उस व्यक्ति की जांच करके उसकी प्रतिक्रिया देखनी चाहिए। पहले रोगी को आवाज लगाइए। अगर वह उत्तर दे रहा है तो हमें निश्चित हो जाना चाहिए। अगर वह उत्तर नहीं दे रहा है तो हमें उस व्यक्ति की नाड़ी स्पंद या नब्ज देखनी चाहिए। अगर नाड़ी चल रही है तो इसका मतलब है हृदय या दिल काम कर रहा है। अगर नाड़ी स्पंद या नब्ज नहीं चल रही है तो इसका मतलब है हृदय या दिल काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें छाती पर दबाव देने की आवश्यकता है। हमें छाती की पसलियों से शुरू करना होगा। हृदय छाती की पसलियों के अंतिम सिरे से 2 उंगली ऊपर होता है। हमें यहां पर से हमें छाती पर दबाव देने की आवश्यकता है। हमें अपनी उंगलियों को गुथ लेना चाहिए और हथेली को हृदय के ऊपर रखना चाहिए। दबाव देते वक्त मरीज का चेहरा देखना चाहिए कि उसमें कोई हलचल है और उसकी हृदय गति या धड़कन फिर शुरू हो गई है। हमें अपनी कोहनी को सीधा रखना चाहिए और सीधा दबाव हृदय के ऊपर डालना चाहिए। दबाव देने के बाद हमें मरीज की सांस को जांचना चाहिए। अगर छाती उठने लग जाए तो समझिए कि मरीज सांस ले रहा है। अगर छाती नहीं उठ रही है तो हमें मुंह से मुंह लगाकर पुनर्जीवन की क्रिया यानी फूंक मारकर सांस देना चाहिए। अगर हमारे पास कपड़े का टुकड़ा या मास्क है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको मास्क कैसे प्रयोग करते हैं इसकी विधि बताता हूं। कृत्रिम श्वसन या नकली सांस देने की प्रक्रिया में हमें मरीज के चेहरे को ढकना होगा। फिर हमें उसकी ठोडी को ऊपर उठाना चाहिए। ठोडी को ऊपर उठाना महत्वपूर्ण है क्योंकि भोजन की नली और सांस की नली साथ साथ होती है। फूंक को सांस नली में ही जाना चाहिए। पहले हम गहरी सांस अपने अंदर लें और फिर वह हवा मरीज को दें। गहरी सांस लेते वक्त हमारी छाती बैलून की तरह फूल जानी चाहिए। सांस लेने के बाद आपने वह हवा जोर से मरीज के मुंह पर फूंकनी है। 2 बार हवा देने के बाद हमें मरीज की छाती को देखना चाहिए। यह याद रखें कि छाती पर दबाव और मुंह से मुंह की सांस क्रिया साथ साथ नहीं करनी चाहिए। दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं। हमें छाती पर दबाव और मुंह से मुंह की सांस क्रिया को करते रहना चाहिए जब तक मरीज की दिल की धड़कन वापस न आए या डॉक्टरी मदद न मिल जाए। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसी आपात स्थिति को कैसे संभाला जाता है। प्राथमिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण पहलू है फर्स्ट एड बॉक्स। हमने साधारणतया महसूस किया होगा या तो हम फर्स्ट एड बॉक्स रखते नहीं हैं या समय पर मिलता नहीं है। अगर मिल भी जाए तो कई बार उपयुक्त प्राथमिक चिकित्सा का सामान मिलता ही नहीं। कभी कभी उसमें कुछ भी नहीं मिलता। प्राथमिक चिकित्सा आम व्यक्ति द्वारा दी जाती है। हम मान लेते हैं कि उसे आपात स्थिति में 3 चीजों के बारे में नहीं पता है। ये हैं जरूरी सामान, समय और ज्ञान या जानकारी। जब हमें विशेष ज्ञान न हो तो हम केवल वही सामान फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। यह जरूरी नहीं है कि इसमें कम या अधिक वस्तु हो, किंतु हमें ऐसा सामान नहीं रखना चाहिए जिससे समस्या या खतरा हो। पहले हम फर्स्ट एड बॉक्स के साइज या आकार के बारे में बात करते हैं। इसका साइज और आकृति कैसी होनी चाहिए? आकृति आपकी सुविधा के अनुसार होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स को कहां पर रखना चाहिए? गाड़ी में, कार्यस्थल पर, घर पर या कारखाने में?
उपयोगिता के अनुसार कार्यस्थल पर बॉक्स के साइज का निर्णय ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्या क्या वस्तु फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। हम वस्तुओं को 4 भाग में बांट सकते हैं। पहले हम उपकरण या औजार के बारे में जानेंगे जो कि बॉक्स में रखने चाहिए। अगली श्रेणी है दवाइयां। हमने लगाने या लेप करने वाली दवाइयों की जरूरत है जो कि शरीर पर लगाने के काम आएगी, और खाने वाली दवाई जो कि मरीज को मुख से दी जाएगी। अगली श्रेणी है ड्रेसिंग का सामान, तरह तरह के बैंडेज या पट्टी जो कि फर्स्ट एड बॉक्स में रखे होने चाहिए। उपकरण के बारे में हमें कैंची रखनी चाहिए। पट्टी या बैंडेज को काटने के लिए हमें कैंची की जरूरत पड़ती है, अगर नहीं है तो निस्सहाय हो जाते हैं। अगला उपकरण है चिमटी। यह शरीर की चमड़ी में चुभी या गड़ी हुई कुछ चीज को निकालने के काम आती है। कभी कभी हम चिमटी से जीवाणुहीन जैसे बैंडेज को पकड़ते हैं। चिमटी से बैंडेज को बॉक्स से निकालने पर दूषित होने की संभावना कम हो जाती है। अगला औजार बांस की तीलियां हैं जो कि दवाई के फाये लगाने के काम आती हैं। अगला औजार सेफ्टी पिन है जो बैंडेज या पट्टी को बांधने के काम आता है। एक बैंडेज या पट्टी को 3 तरह से बांध सकते हैं: सेफ्टी पिन द्वारा, या एडहेसिव टेप, चिपकने वाला टेप, या गांठ बांधकर। अगर हमारे पास सेफ्टी पिन हो तो काफी समय की बचत हो जाती है। अगला औजार है माप वाला कप, जिससे कि हम पानी या दवाई मरीज को दे सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी मरीज को पानी और सोडा मिंट देना हो तो इसको मिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करें? इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स के साइज के अनुसार हमें एक माप कप रखना चाहिए। अगली वस्तु है चेहरे का मास्क, आवरण, जो संभावित संक्रमण से बचाता है। इसे लगाना अपने और मरीज के बचाव के लिए आवश्यक है, इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा एक फेस मास्क होना चाहिए। अगली वस्तु जो फर्स्ट एड बॉक्स में रखनी है वह है दस्ताने। दस्तानों का महत्व उस समय बढ़ जाता है जब हम खून निकलने वाले घाव का उपचार कर रहे होते हैं। हमें खून से खून का संपर्क रोकना चाहिए क्योंकि इससे HIV संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए जब भी हम खून को बहने से रोकने का उपचार कर रहे हैं तो हमेशा दस्ताने पहनें। अब हम दवाइयों की तरफ चलते हैं। हम बहुत कम दवाई रखते हैं। हम ज्यादातर डिटॉल या सेवलॉन का फर्स्ट एड में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम डिटॉल का इस्तेमाल करते हैं तो सुनिश्चित करें कि वो प्रयोग से पूर्व पानी मिलाकर डाइल्यूट हो। हमें कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड डिटॉल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिटॉल को डाइल्यूट करने के लिए हमें 1 कप पानी चाहिए और उसमें 3 से 4 बूंद डिटॉल की डालकर उसे दूधिया घोल बना लेना चाहिए। इससे अच्छा है हम सेवलॉन को इस्तेमाल करें क्योंकि इसे डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लगा सकते हैं। हमारे पास स्पिरिट अमोनिया हो सकता है जो कि बेहोश व्यक्ति को स्वस्थ हो जाने में मदद करता है। अमोनिया सॉल्ट भी इस कार्य के लिए मिलता है। चप्पल, जूता, प्याज आदि से नहीं सुखाना चाहिए। मांसपेशियों में चोट लगने पर मरहम का लेप करते हैं। शुरू में हम आयोडेक्स लगाया करते थे जो कि कपड़ों पर दाग छोड़ देता था। आजकल कई प्रकार के जेल या मरहम मिलते हैं जो मांसपेशियों की चोट से होने वाले दर्द से आराम देते हैं। अगली वस्तु है खाने वाली दवाई जो कि हम मुख से लेते हैं। हम जितनी मर्जी दवाई रख सकते हैं, मगर सच्चाई यह है कि फर्स्ट एड में दवाई नहीं दी जाती। फर्स्ट एड में दवाई की गोली नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि हम यह नहीं जानते कि उस समय सही दवाई कौन सी है। हमें यह भी जानकारी नहीं है कि उपयुक्त दवा कौन सी है और उसे किस प्रकार दिया जाता है। एस्पिरिन या डिस्पिरिन को दिल के दौरे के वक्त दिया जाता है, किंतु उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट या हानिकारक प्रभाव हैं।
हमें हमेशा सुरक्षित चाल चलनी चाहिए। इसलिए सोडा मिंट की गोलियां या मीठा सोडा रखना चाहिए, जो एसिडिटी या अम्लता, खट्टापन, पेट खराब, गैस, बदहजमी आदि पर आराम देता है। अगर हम 1-2 से अधिक गोली भी दे दें तो भी व्यक्ति पर उसका कोई नुकसान नहीं होता। हमें नमक और चीनी ORS का घोल बनाने के लिए रखनी चाहिए। अगर किसी को उल्टियां हो रही हो तो 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी चीनी पानी के 1 गिलास में मिलाकर पीड़ित व्यक्ति को दे दें। किसी को सदमा लगा हो तो उसे भी यह घोल पिला सकते हैं। इसे हम ग्लूकोज के घोल की जगह भी पिला सकते हैं। आइए अब हम फर्स्ट एड के मुख्य भाग पर आते हैं, ड्रेसिंग या पट्टी करना। पहले हमें रोलर बैंडेज या गोल पट्टी चाहिए। इसे रोलर बैंडेज या गोल पट्टी कहते हैं। यह अलग अलग साइजों में मिलता है। आधा इंच से लेकर 6 इंच तक यह निर्भर करता है कि कहां और किस हिस्से पर पट्टी बांधनी है। इनको आप नंबरों में जैसे 2, 3 और 4 में छांटकर फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। हमें तिकोनी पट्टी या ट्रायंगुलर बैंडेज भी रखनी चाहिए, जिसे रामबाण पट्टी भी कहते हैं। यह सब जगह इस्तेमाल हो जाती है। यह इसलिए कि यह छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर अंग पर इस्तेमाल हो जाती है। 1 वर्ग मीटर का कपड़ा तिरछा काटकर 2 टुकड़ों में कर दिया जाता है। यह 30 बाय 80 सेंटीमीटर कपड़े का पीस है। हम इसको 4 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको ओपन बैंडेज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक बार मोड़ या फोल्ड कर लें तो फोल्डेड बैंडेज बन जाता है। अगर 2 बार मोड़ लेते हैं तो ब्रॉड बैंडेज बन जाता है। हम ब्रॉड बैंडेज को रोलर बैंडेज भी बना सकते हैं और मोड़ने पर हम स्मॉल या नैरो बैंडेज भी बना सकते हैं। नैरो बैंडेज का इस्तेमाल हड्डी टूटने पर या सर पर चोट लगने पर किया जाता है और नैरो बैंडेज से कफ और कॉलर की स्लीव लगाते हैं। बैंडेज को बांधने के लिए रीफ नॉट की गांठ लगाते हैं। यह गांठ लगाना कोई मुश्किल नहीं है। रीफ नॉट से हम पट्टी को आसानी से कस या ढीला कर सकते हैं। यह कोई सख्त गांठ नहीं है। यह मरीज के शरीर में कोई दबाव नहीं डालेगी। इसके एक सिरे को खींचने से पट्टी कस जाती है और दूसरे सिरे को खींचने से पट्टी ढीली हो जाती है और पूरा खींचने पर गांठ खुल जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि तिकोनी पट्टी फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। अगर हम 3-4 तिकोनी पट्टी को बांध लें तो हम उसे बचाव या रेस्क्यू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली वस्तु है स्टेराइल या रोगाणुहीन बैंडेज। ये रेडीमेड बैंडेज है जो अलग अलग साइजों में मिलते हैं। पैक को खोलने के बाद चिमटी से बैंडेज को बाहर निकालते हैं, नाप के अनुसार काट लेते हैं और बाकी बची हुई को वापस रख देते हैं। यह दवाई युक्त कीटाणु रहित पट्टी है, इसलिए इसे सीधे जख्म पर लगा सकते हैं। अगली वस्तु है क्रेप बैंडेज। इसे गरम पट्टी भी कहा जाता है। इसे मांसपेशी की चोटों या दर्द पर लगाया जाता है, जैसे कि घुटनों, टखनों, कोहनी आदि। यह अलग अलग साइज में मिलता है और फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। अगली वस्तु है रुई का रोल। यह सुनिश्चित करें कि कॉटन रोल रुई बंद पैक में होनी चाहिए, जिससे यह दूषित न हो जाए। रुई को हम घाव के ऊपर बैंडेज लगाते वक्त गद्दीदार तह की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो सूजन को सोख लेता है। अगली वस्तु है स्टेराइल गॉज या कीटाणु रहित जाली पट्टी। यह जख्म पर ड्रेसिंग करते वक्त या बैंडेज के साथ लगाई जाती है। यह ड्रेसिंग में घाव या जख्म को ढकती है और ड्रेसिंग को अपनी जगह पर रखती है। अगली वस्तु है एडहेसिव प्लास्टर या चिपकाने वाला टेप। आजकल बहुत छोटे छोटे एडहेसिव माइक्रो टेप मिलते हैं जो सुरक्षित हैं। पहले जो टेप मिला करती थी वह चिपचिपाहट कम होने के कारण जल्दी ढीली हो जाती थी।
दूसरी समस्या यह है कि जब भी इसे हटाओ, यह खाल या त्वचा पर अपने निशान छोड़ जाती थी। इसलिए अब माइक्रोटेप का इस्तेमाल होता है। यह कम जगह घेरता है और लगाना आसान है। इसको काटकर लगाने के बाद बैंडेज सुरक्षित रहता है। आजकल रेडीमेड बैंडेज भी मिल जाती है, जैसे कि बैंडेड पर्याप्त मात्रा में इन्हें रखना चाहिए। आंखों में चोट के लिए आई पैड होते हैं। आग से जलने वाले घाव में बर्न पैड का इस्तेमाल होता है। ये आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। यह सुनिश्चित करें कि ये हमेशा बंद पैक में ही रखे जाएं, जिससे ये कभी भी दूषित न हों। यह सब चीजें फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जा सकती हैं। यह सुनिश्चित करें कि फर्स्ट एड का बॉक्स पर्याप्त साइज का हो, सफेद रंग का हो और उसके सारी साइड में स्पष्ट लाल रंग का क्रॉस मार्क हो, जिसे कोई भी आसानी के साथ अन्य बक्सों के बीच इसे पहचान ले। प्रत्येक को किसी भी दिशा से फर्स्ट एड बॉक्स की पहचान होनी चाहिए और वह तुरंत उसे उठा सके। हमें समय समय पर फर्स्ट एड बॉक्स की जांच करनी चाहिए, उसे फिर से भरना चाहिए और दूषित, खराब या एक्सपायरी आइटम को बदल देना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है। यह सलाह दी जाती है कि फर्स्ट एड बॉक्स ऐसी सुलभ जगह पर होना चाहिए जहां पर लोग काम करते हों,